हेलो बच्चों, द लर्निंग अड्डा के इस चैनल पे मैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग हिंदी की कक्षा में आज शब्द परिचय के दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे, यानी हमारा अध्याय चल रहा है शब्द परिचय, और जिसके अंतर्गत मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार के शब्द का परिचय दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर ये आपने अध्ययन कर लिया होगा। अब इसके आगे की प्रक्रिया देखिए। उत्पत्ति के आधार पे हो गया है। अब हम बात करते हैं रचना या बनावट। पहले हम इसकी बात करते हैं, रचना क्या है और बनावट क्या है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि रचना या बनावट के आधार पर हमारे 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब बात करते हैं रूढ़ किसे कहते हैं। अब क्योंकि परिभाषाएं हम रट लेते हैं और उन रटी रटाई परिभाषाओं पे कभी उत्तर हमारे सटीक नहीं बैठते, तो कई बार उनके तथ्य को, निकटी तथ्य को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बात कीजिए, रूढ़ की बात करते हैं। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ हुआ कोई परंपरा, कोई रूढ़ी, कोई निश्चित नियम इत्यादि। अब व्याकरण में ये कैसे लागू होता है तो मैं बताती हूँ। कोई भी शब्द जिसके सार्थक टुकड़े ना हो, पहली परिभाषा इसकी है सार्थक टुकड़े ना हो, यानी अगर आपने घर शब्द लिया और इसके टुकड़े किए तो ये 2 ध्वनियों में बदल गया, घ और र। अब इसके सार्थक खंड नहीं हुए, ठीक है, सार्थक खंड नहीं है, तो इसलिए ये हमारा बनेगा रूढ़ शब्द। इसकी सबसे सटीक परिभाषा यही है। और साथ ही साथ रूढ़ का मतलब होता है निश्चित अर्थ भी दे कुछ न कुछ, तो घर हमारा एक निश्चित अर्थ भी देता है, ठीक है। तो सार्थक अर्थ टुकड़े ना हो, यानी कि उन 2 पार्ट के अलग अलग भाग के अर्थ ना निकले, तो उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। जिसके अंतर्गत आप बहुत सारे शब्द पढ़ सकते हैं, जैसे पानी, रथ, घर, जैसे हाथ, रोटी इत्यादि, ठीक है। तो अगर अब ऐसे 3 अक्षर वाले भी होते हैं, जैसे कमल, जैसे दीपक, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कि चाहे वो शब्द 3 अक्षरों का हो, 4 अक्षरों का हो, 2 अक्षरों का हो, लेकिन जब उसके खंड किए जाते हो तो फिर उसका कोई अर्थ ना बचता हो, तो ऐसे शब्द हमारे कहाँ जाते हैं, रूढ़ में। अब बात करते हैं योग रूढ़ और यौगिक की। मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं बता पाता, और यदि देखा जाए तो मुझसे अक्सर बच्चे बात करते हैं तो कहते हैं कि बहुब्रीहि समास के सारे शब्द योग रूढ़ में आते हैं और इसके 2 सार्थक खंड होते हैं, बस ये रटी रटाई पर। लेकिन अगर हम इसके पूरे तथ्य को निहारें और देखें तो आपको दोनों तथ्य बहुत अलग अलग समझ में आएंगे। देखिए, सबसे पहले शब्द बनता है, पहले संधि, समास, रस, छंद, अलंकार नहीं बनते बच्चों, ये बात जान लीजिए। कोई भी चीज़ अगर पद्धति, पहले आप घड़ा नहीं लाएंगे, पहले आप मिट्टी लाएंगे और फिर उससे घड़ा बनाएंगे। तो फिर ये क्यों आप रट लेते हैं कि बहुब्रीहि समास के जितने शब्द हैं वो योग रूढ़ के, अरे योग रूढ़ के जितने भी शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास में आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि अगर आप ये परिभाषा बोलेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए निर्जन शब्द भी बहुब्रीहि में आता है और गणेश शब्द भी बहुब्रीहि में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो गणेश का विशिष्ट अर्थ निकलता है, ठीक है, और इसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं निकलता, तो ये हमारा यौगिक में चला जाएगा और ये हमारा योग रूढ़ में चला जाएगा। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा कि कभी कभी प्रश्न से उत्तर की तरफ पहुंचा जाता है और उत्तर से प्रश्न की ओर चला जाता है। इसी बात को हम आपको स्पष्ट कराते हैं। देखिए, बहुत करीब से आपको यौगिक और योग रूढ़ समझ में आएगा। ये हमारा यौगिक है और ये हमारा योग रूढ़ है। हम दोनों आपको बताते हैं
तो आप समझ लेंगे। सबसे पहले बात इसकी करते हैं। हम दो रूढ़ शब्द लेते हैं, यानी हमें ऐसे शब्द लेने हैं जो बिल्कुल जिनके खंड ना होते हो। तो हमने एक लिया पाठ और शाला, दोनों रूढ़ है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों ही एक वही अर्थ देंगे जो अलग अलग होके अर्थ दे रहे थे, यानी टूटने पर भी वही अर्थ होता है और जुड़ने पर भी वही अर्थ होता है। तो ऐसे दो सार्थक शब्द जो अलग होने पर भी अपने अर्थ को नहीं छोड़ते, वो हमारे यौगिक कहलाते हैं। ठीक, कोई भी शब्द लीजिए, जैसे आपने कहा, जैसे रथ चालक, पूजा घर, अगर आप जोड़ भी देते हैं तब भी इसका वही अर्थ निकलेगा, अगर आप इसे अलग कर देते हैं तब भी वही अर्थ निकलेगा। यानी टूटने और जुड़ने पे जो अपने अर्थ को पकड़े रहता है उसे ही कहते हैं यौगिक। यानी दो सार्थक शब्दों के मेल से जो टूटने और जुड़ने पर एक ही अर्थ को बनाए रहते हैं, अपनी सत्ता को नहीं खोते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं यौगिक। और इसी तरह का प्रश्न पेपर में आ चुका है कि वह कौन से शब्द होते हैं जो अपनी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखते हैं, तो यौगिक। स्वतंत्र सत्ता का मतलब होता है अपने वजूद को ना मिटाना। तो भाई जब अपना अर्थ ये छोड़ ही नहीं रहा है तो ये हमारा यौगिक हुआ। अब आते हैं योग रूढ़ की तरफ। इसमें भी दो रूढ़ मिलेंगे, लेकिन इनका जब मिलते हैं तो एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। सामान्य अर्थ के साथ साथ विशिष्ट अर्थ भी निकलता है, यानी दो अर्थ निकलेगा। इसमें तो आपको एक सामान्य अर्थ निकलेगा, लेकिन इसमें एक विशिष्ट अर्थ भी निकलेगा और सामान्य अर्थ भी निकलेगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला जल प्लस ज, अब अगर अलग किया है तो इसमें अर्थ निकलेगा जल में जन्म हो जिसका। तो जल में मेरे ख्याल से कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, इंसान सभी का जन्म होता है, लेकिन ये तो सामान्य अर्थ दे रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इसको जलज करके मिला के लिखा तो इसने विशिष्ट अर्थ देना शुरू किया और बन गया जलज, जिसका अर्थ है कमल। तो ये अंतर है। तो यानी इन्होंने अपनी सत्ता छोड़ दी। तो वो शब्द जो जुड़ने के बाद अपने अर्थ को, अपनी सत्ता को त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं, वो हमारे योग रूढ़ कहलाते हैं। और बहुत इजी तरह से लोग परिभाषाएं याद करा देते हैं। इसे ट्रिकी कहिए या जो कहिए कि लोग इसे रटा देते कि बहुब्रीहि समास के शब्द जो होते हैं वो हमारे योग रूढ़ में आते हैं। तो ये इसको इस तरह से ना रट के आप अगर इस तरह से पढ़िए कि पहले योग रूढ़ बनता है, इसलिए योग रूढ़ के जितने भी उदाहरण आएंगे वो सारे आपको मिलेंगे बहुब्रीहि समास में। क्योंकि देखिए अगर निर्जन को अगर आप तोड़ते हैं तो निर प्लस जन, तो जहाँ पे कोई जन ना हो इसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है और आप उसे योग रूढ़ में नहीं रख पाएंगे, उसे आप यहाँ रखेंगे। इसी तरह से आप अगर देखा जाए तो अगर जैसे बोले हम बहुत सारे और भी शब्द आते हैं जैसे मुक्का मुक्की, तो इन सारे शब्दों को हम योग रूढ़ में नहीं रख सकते हैं, हम उनको और जगह रखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से पुनः बता देती हूँ। रूढ़ शब्द जो जिनके सार्थक टुकड़े नहीं होते वो रूढ़ कहलाते हैं। वो दो रूढ़ सार्थक शब्द जो जुड़ने और टूटने पर अपने स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखते हैं, अर्थ को बनाए रखते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। और वो दो सार्थक शब्द जो जुड़ने पे अलग अर्थ देते हैं और विच्छेद होने पर अलग अर्थ देते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले इसी के भाग पर, इसके अगले भाग पर बात करते हैं। अगला पड़ाव है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द, जैसा कि आपको इसके पहले मैंने डायग्राम बताया था,
शब्द। अब देखिए, पहला आपका था समानार्थी। पहला रखते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, और तीसरा आपका आता है समानार्थी, विलोम, यानी जिसे विप्रार्थक भी कहते हैं, और श्रुतसम। अब मैं आपको बताती हूँ, अर्थ के आधार पर जब भी शब्द की बात की जाती है तो दो प्रकार के दिए जाते हैं। एक होता है हमारा सार्थक और एक होता है हमारा निरर्थक। पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कुछ और बताते हैं, ठीक है। सार्थक और निरर्थक का आप क्या अर्थ लगाते हैं, ये तो एक अलग चीज़ है। सबसे पहली बात जान लीजिए कि सार्थक एक लाइन में पढ़ा दिया जाता है, या हम सभी पढ़कर आए हैं कि जिनके निश्चित अर्थ होते हैं या जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं, और जिनके कोई अर्थ नहीं होते उन्हें निरर्थक कहते हैं। तो अगर ये प्रश्न किया जाए, तो अगर पूछा जाए आपसे कि साय का क्या अर्थ है, साय, अगर मैंने बोला साय साय, तो आप कहेंगे ये हवा, मैंने तो बोला ही नहीं हवा, तो आपने कैसे कह दिया हवा। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार की कोई भी ध्वनि निरर्थक नहीं होती। बस ये फर्क है कि जो भी व्याकरण हम पढ़ रहे हो, जो भी हम भाषा पढ़ रहे हो, उस भाषा के अंतर्गत उस शब्द का अर्थ है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर एक शब्द लेते हैं, हम कहते हैं चाय वाय, अगर देखा जाए तो वाय का हिंदी में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में भाई सीधी बात है, वाय हम पूछते हैं, वाय अंग्रेजी में पूछते हैं, तो अंग्रेजी में तो इसका अर्थ निकल रहा है और हिंदी में इसका अर्थ निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि जितने भी हमने निरर्थक शब्द बोले हों वो हमारे निरर्थक ही हों, कहीं ना कहीं उनका अर्थ हमको मौजूद मिलता है। फिर भी जो व्याकरण पढ़ते हैं उसके अंतर्गत उसका अर्थ नहीं निकलता, तो उसको हम निरर्थक ही रखते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपका प्रश्न आता है कि अर्थ के आधार पर कितने तरह के होते हैं शब्द, तो आप लिखेंगे दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है व्याकरण के नियमों के अनुसार जिनके अर्थ निकलते हो उनको सार्थक कहते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसको हम लोग निरर्थक कहते हैं, ठीक। उसके बाद सार्थक के अंतर्गत ये 5 प्रकार के शब्द हम पढ़ते हैं। ये अलग अलग अध्याय में आपको याद करने होते हैं, इनके अलग अलग पेपर होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे निकल कर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एकार्थी की। एकार्थी का मतलब होता है केवल एक अर्थ, एक ऐसा शब्द जिसका केवल एक अर्थ हो और कोई उसका दूसरा अर्थ ना हो, तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं एकार्थी। जैसे घर ले लीजिए, जैसे रथ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हाथ ले लीजिए। अब इनके एक ही अर्थ है, इनके 4-5 अर्थ नहीं है, ठीक। उसके बाद अब आते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, तो भाई ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, अनेकार्थी। कैसे बताते हैं, मान लीजिए कि हमने कहा मृग। अब यहाँ पर मृग के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे बात करते हैं और कोई शब्द लेते हैं, बताते हैं आपको। हाँ, मान लीजिए कुल। अब कुल के कई अर्थ निकलते हैं। कुल का मतलब समग्र, कुल का मतलब किनारा भी होता है, कुल का मतलब वंश भी होता है,
तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक शब्द के कई अर्थ निकले तो उसे हम लोग अनेकार्थी कहते हैं। ठीक है। तीसरा है समानार्थी। समानार्थी का मतलब दो ऐसे शब्द जो वर्तनी में भिन्न हो लेकिन उनके अर्थ एक हो तो उसे हम समानार्थी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कई बार ऐसा प्रयोग करते हैं कि वर्तनी में तो भिन्न होते हैं लेकिन अर्थ उनका वही होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं पद या पाद। अब ये दोनों ही पैर को ही कहते हैं, पद कहिए या पाद कहिए, दोनों ही अर्थ आपका देता है कि ये समानार्थी है। या आप और दूसरा जैसे अक्ष और नयन, दोनों की वर्तनी तो अलग है लेकिन अर्थ एक है। अब विलोम पे आते हैं। विलोम मैंने क्योंकि उपसर्ग में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था सो इस पे भी बात कर लेते हैं। विलोम मैंने पहले भी बताया था कि यदि तत्सम शब्द है तो उसका विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव शब्द है तो उसका विलोम तद्भव ही होगा। अगर आप देशज शब्द जैसे लोटा है और लोटा का अगर आप गिलास कह देंगे, कप कह देंगे तो काम नहीं चलेगा, उसका कोई देशज शब्द ढूंढ के लाइए, लुटिया। ठीक। जैसे मान लीजिए कि बछड़ा है तो बछिया। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने नर कहा तो बेगम नहीं कहेंगे, नारी कहेंगे। अगर बादशाह है तो वहाँ पर बेगम है। ठीक है। तो कुल मिला के जिसका भी जैसा भी विलोम पूछता है हमें उसका विलोम उसी के भाषा में देना होता है। तो विलोम शब्द का मतलब ये होता है कि दो शब्द जो वर्तनी में भी अलग हो और अर्थ में भी एक दूसरे से अलग हो उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द हमारे कैसे होते हैं? तो विलोम शब्द हमारे लिंग पे हो सकते हैं, वचन पे हो सकते हैं, लिंग पे, वचन पे, गुण पे, दशा पे। ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। अब आते हैं श्रुत श्रम। श्रुत श्रम का मतलब होता है, श्रुत श्रम मतलब जिनकी वर्तनी एक जैसी हो लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हों तो ऐसे शब्दों को हम लोग श्रुत श्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा अंश और एक लिखा अंश। अब दोनों की वर्तनी लगभग एक जैसी है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। इसका मतलब होता है भाग और इसका मतलब होता है कंधा। ठीक है। तो बहुत सारे जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आता है, इसके बहुत प्रश्न आते हैं, इसका मैं आपके सामने पेपर लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी। एक कुल का मतलब वंश होता है, एक कुल का मतलब किनारा होता है और कुल मिला के आप ये देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताइए कि आपको कहीं पढ़ने में कोई नया बच्चा अगर है जिसको दिक्कत आ रही हो, जो समझ में ना आ रहा हो तो आप बात करिए। अगर हमसे आप नहीं कोई चीज़ बताएंगे तो हम लोग कोई चीज़ जैसा है वैसा तो आप बता ही रहे हैं लेकिन और अच्छे से और ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाके कुछ ना कुछ ज़रूर बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको या क्या चीज़ें हैं, तो आपके लिए वो सारे पेपर तैयार किए जाएंगे। ठीक है। सो ये इतनी चीज़ें समझ में आई। अब चलते हैं अंतिम पड़ाव शब्द की तरफ। अंतिम पड़ाव आपका जो है विकारी अविकारी। बहुत प्रश्न आते हैं इससे, कई बार दे देता है और पूछा जाता है कि कौन सा विकारी और कौन सा अविकारी है। तो विकार, पहले तो आपको विकार आना चाहिए। ठीक है। विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं शब्द जो कि मैंने आपको डायग्राम से बताया था। विकारी से यहाँ मतलब है चेंज, परिवर्तन, ठीक, बदलाव, आप जो भी कहिए। अब ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग से परिवर्तन हो जाए, वचन के आधार पे वो बदल जाए, दशा या गुण के आधार पे बदल जाए, तो वो सारे हमारे आते हैं विकारी में। और जो नहीं बदलते
वो हमारे आते हैं अविकारी में। तो मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि इसके नीचे इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत 4 पार्ट्स आते हैं, इसके अंतर्गत भी 4 पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विकारी की। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यही बच्चों इसमें आता है, ठीक है, विकारी के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयवाचक, ये 4 होते हैं। आपको अगली कक्षा में मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो ये चारों आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसका नाम हो जाएगा अव्यय। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये सारे अध्याय आपको इसके बाद पढ़ने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि जिन शब्दों के लिंग में या वचन में या दशा में, गुण में परिवर्तन होता जाए तो उसको हम लोग विकारी कहते हैं, और जिनमें कोई बदलाव ना हो उसे अविकारी कहते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाती हूँ। जैसे अगर बालक शब्द है तो ये लिंग पे भी बदल सकता है, वचन पे भी बदल सकता है। बालिका हो जाएगा, बालको हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपका जैसे कोई शब्द आपने लिया, तुम लिया तो तुम्हारा हो गया, तुम्हारी हो गया, तुम्हारे हो गया। इसी तरह से आपने ठंडा शब्द लिया या मान लीजिए हल्का लिया, हल्की, हल्के, तो लिंग और वचन पे बदल रहे हैं, ठीक है। क्रिया का शब्द जाता, जाती, तो जो शब्द लिंग वचन पे बदल जाए वो सारे आपके विकारी हैं। अब अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आज, अगर मैं कहूँ कि जैसे जरा, या मान लीजिए मैंने कहा अल्प, कम, कुछ, तो क्या आप इन शब्दों को बदल सकते हैं? काश, हाय, हो, क्या इन शब्दों को आप बदल सकते हैं? तो जो शब्द लिंग वचन पर नहीं बदलते उनको अविकारी कहते हैं। तो कुल मिला के आपका ये शब्द परिचय का अध्याय पूरा होता है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें मैंने डायग्राम से भी बताई, उदाहरण भी देकर समझाएं। यदि आपको लगता है कि इस थोड़ा सा और हमें चाहिए और चीज़ें बताइए तो आप कमेंट्स में जाके अपने कमेंट्स दीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि वैसे तो हाय हेलो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टीचर और स्टूडेंट के बीच जो संबंध पनपता है वो उनके अध्ययन अध्यापन की बातों से पनपता है। क्योंकि जब तक हम नहीं ये जानेंगे कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई, कैसे आई, तो ये हम कैसे बताएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर में प्रश्न कर पाएँ। तो ये क्लियर याद रखिएगा बच्चों। तो ये आपका शब्द परिचय पूरा होता है। अब इसके बाद जिस अध्याय की हम बात करेंगे वो हमारा है अव्यय, क्योंकि इनको पढ़ने से पहले अव्यय पढ़ना जरूरी है। और अव्यय के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मयवाचक। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। अव्यय हम लोग इस पे इसलिए चर्चा करेंगे, अगर आपने अव्यय के अध्याय को कायदे से पढ़ लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से क्रिया विशेषण भी पढ़ लेंगे, प्रविशेषण भी पढ़ लेंगे, अव्यय के कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक सब आपको आ जाएगा। लेकिन आपको ये जानना है कि अव्यय वास्तव में हैं क्या, कैसे काम करते हैं, कैसे इनके नाम बदल जाते हैं। तो इन अध्यायों को जानने के लिए हमें पहले अव्यय के वास्तविक रूप को जानना होगा। अव्यय वो
शब्दांश होते हैं या शब्द होते हैं, दोनों ही होते हैं, शब्दांश भी होते हैं, शब्द होते हैं, जो लिंग वचन पर कभी नहीं बदलते। यानी चाहे उनके साथ लड़का लगाइए, चाहे स्त्रीलिंग का शब्द लगाइए, चाहे पुल्लिंग का शब्द लगाइए, कोई भी, तो वो कभी भी नहीं बदलेंगे। जैसे अगर किसी ने कहा मुझे किताब, एक मिनट मैं बताती हूँ। हाँ, जैसे राम आज घर जाएगा और सीता आज घर जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रिया भी बदल गई, यहाँ कर्ता भी बदल गया। घर आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि आज पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो कुल मिला के हम क्या बात कर सकते हैं कि जिन शब्दों के लिंग और वचन पे बदलाव नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो आज हमारा कौन सा शब्द हुआ, इसी तरह के वाक्य प्रश्न में आते हैं और उन्हें हमें करना होता है। तो आज हमारा यहाँ कौन सा हुआ, अव्यय हुआ। तो कुल मिला के इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि अव्यय काम कैसे करते हैं और वाक्य में कहाँ कहाँ लगते हैं। अभी तक आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा, तो आपने ये जाना कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, लेकिन अव्यय कहाँ लगते हैं, अव्यय वाक्य के बीच में लगते हैं। और क्या करते हैं, तो भाव को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैंने लिखा राम के अब ये पूरा राम के घड़ी है, सही लग रहा है, नहीं। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ कि राम, अगर एक अव्यय लगा दीजिए तो वाक्य स्पष्ट हो गया। राम के पास घड़ी है, यानी अव्यय हमारे वाक्यों के बीच में लगकर अर्थ को स्पष्ट करने का काम करते हैं और शब्दों के आपसी संबंध को प्रकट करने का काम करते हैं। भाई, हर किसी संबंध को स्पष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ दायरों की ज़रूरत होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सो अब ये भी देख लीजिए। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, फिर वही नाम आ गया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयवाचक। अब आप कहेंगे कि अभी तो ये मैडम ने आपने अविकारी बिल्कुल पढ़ाया, ये अविकारी में ही आते हैं और यही अव्यय का पूरा चैप्टर आपका अविकारी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये चारों ही अविकारी के नाम से शब्द, इसके अंतर्गत बहुत सारे शब्द आते हैं। भाई, आपको तो एक एक हेडिंग आपको दे रही हूँ, लेकिन इसके अंतर्गत शब्द बहुत सारे हैं जिसका प्रैक्टिकल आपको करना है और वो प्रश्नों के द्वारा करना है। तो कुल मिला के ये चारों ही अविकारी होते हैं और यही हमें पढ़ना है, लेकिन हमें इसके अंतर्गत का एक ब्यौरा जानना है और वो ब्यौरा जानने के लिए हमें एक पूरा डायग्राम चाहिए जिससे कि हमें स्पष्ट हो जाए कि कौन किसके अंदर कैसे आता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले अव्यय के डायग्राम बनाते हैं और उसे समझते हैं। थोड़ा डायग्राम छोटा बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले परिमाणवाचक, निपात, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयवाचक।
ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे अगली कक्षा में। तो आज तक की कक्षा यहीं तक, ठीक है।